हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अपने मस्तिष्क को संदेश देंगे कि वो अध्ययन के लिए दत्तचित्त हो। धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। आज हम PYQs करने वाले हैं और वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर 1। आपको पता ही है नेट JRF में जो आपका पेपर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं और हम स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। यस, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे आंसर जो भी आपको आ जाता है। सबसे पहला हमने लिया है असर्शन एंड रीजन, क्योंकि इस बार जो अभी का रिसेंट एग्जाम हुआ है 2 Jan 26 को योगा का, सेकंड पेपर में इतने ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये भी एक टेक्निक है किस तरह से इन्हें समझना है आपको, तो आज आप देखेंगे। क्योंकि ये पेपर फर्स्ट है, सभी के लिए यूजफुल है। आप किसी भी स्ट्रीम से JRF नेट क्रैक करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर आपका कंपलसरी है, टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें आएगा ही। तो अब देखेंगे आप असर्शन क्या है। इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं यानी भावनात्मक रूप से जो बुद्धिमान बच्चे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़े अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है अभिकथन, असर्शन। अब इसका रीजन क्या दिया है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट एंड मैनेज इमोशंस। तो जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो भावनाओं को एकीकृत करने, ठीक है, क्या कैपेसिटी है, इंटीग्रेट, एकीकृत, इकट्ठा करना, और क्या करना, मैनेज करना, उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाते हैं वो इमोशंस का। तो देखिए इस टाइप से आपके ये एक फॉर्मेट रहता है, A और R दोनों सही है, वेरी फर्स्ट तो ये आएगा, दोनों सही है, और RA की सही व्याख्या है। जो ऊपर असर्शन दिया है, रीजन उसका प्रॉपरली उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। फिर B में आएंगे, A और R दोनों सही है, लेकिन वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, व्याख्या नहीं है। C में आएंगे तो A सही है लेकिन R गलत है, और A गलत है, R सही है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगा लेना है क्या दोनों सही है। यस, एग्जैक्टली, बोथ आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या इसमें जो रीजन दिया है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। यस, इट्स करेक्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिख सकते हैं और हमारा आंसर इसमें A है। आपको चारों ऑप्शंस को प्रॉपरली देखते हुए, अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हुए, PYQ करवाने का एम सिर्फ इतना ही है, आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो। पढ़ा बहुत कुछ चुके हैं, प्रॉपरली आपको PPT से पढ़ाया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। When the learning outcomes of students are ensured with employment of less resources and effort on the part of a teacher and more initiative for self-learning is evident, which expression best describes the teacher? तो अगर टीचर को बेस्ट डिस्क्राइब करना है कि टीचर किस तरह से, जब छात्रों के अधिगम परिणाम मीन्स लर्निंग का जो आउटकम है, रिजल्ट आ रहा है, उसमें उसने संसाधन बहुत कम यूज किए, रिसोर्सेज बहुत कम यूज किए। लाइक हमने आपको PDF नहीं दिया, केवल रिकॉर्डिंग दी और कहा कि आप रिकॉर्डिंग देख के नोट्स खुद बनाएंगे, खुद लिखेंगे, और हमने आपके साथ पढ़ाया बहुत अच्छे से, एक्सप्लेन बहुत किया, लेकिन जो मैं बार बार पढ़ाते समय क्लास में भी कहती थी ना, स्पून फीडिंग नहीं करनी है। छोटे बच्चों को जैसे चम्मच से खिलाया जाता है वैसे हम आपको नहीं खिलाएंगे, हम केवल रास्ता बताएंगे, दिशा बताएंगे, आपको उस पे 2-3 कदम चला देंगे, लेकिन कंधे पे हाथ रख के मंजिल तक हम नहीं ले जाएंगे, आप ही को जाना है। तो ये कौन सा शिक्षक होता है जो ऐसा करता है, और फिर हम उसे क्या कहते हैं, कौन सा कथन उसके लिए बेटर है कि वो मोटिवेट करे कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को वो सेल्फ स्टडी करने पे नोट्स बनाए, लर्न करे, अपने आप इवोल्यूशन करे अपना, बार बार PDF मांग के और PDF रख ले। ऐसी टीचिंग, स्पून फीडिंग वाली टीचिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं।
अगर किसी टीचर ने स्टूडेंट को बहुत मोटिवेट किया कि वो सेल्फ स्टडी करे और उसे रिसोर्सेज कम दिए, यानी जरूरत की सब चीजें दी बट ये नहीं कि एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू, देन हम कहेंगे द टीचर इज सक्सेसफुल, वो सफल है। टीचर इज इफेक्टिव, क्या वो प्रभावी है। टीचर इज इंटेलिजेंट, तो देखिए इंटेलिजेंट होना ये इससे पता नहीं लग रहा है। टीचर इज प्रैक्टिकल, कि बहुत व्यवहारिक है, तो व्यवहार की भी कोई बात इससे पता नहीं लग रही है। अब 2 पॉइंट आ रहे हैं, सी और डी तो बिल्कुल रिजेक्ट है। अब आपको हो सकता है ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि ऐसा टीचर ही रिजल्ट देता है, मीन्स उसके स्टूडेंट्स क्लैरिफाई करते हैं, श्योर सक्सेस है, तो क्या वो सक्सेसफुल है। लेकिन देखिए प्रभावी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो टीचिंग का पैटर्न है ना, जहाँ टीचर गाइड करता है और बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं देके बेसिक चीजें देते हैं, वो इफेक्टिव टीचिंग मानी जाती है। तो इफेक्टिव टीचिंग का ये लक्षण है, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। चूज टू फैक्टर्स दैट डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी उनकी जो शैक्षणिक उनका प्रदर्शन है, उसको प्रतिकूल रूप से, देखिए वर्ड को बहुत ध्यान से देखना, प्रतिकूल अनुकूल 2 शब्द होते हैं। अनुकूल सपोर्टिव होता है, प्रतिकूल क्या होता है, एडवर्स विपरीत होता है। प्रभावित नहीं करते हैं, डबल नेगेटिव है, प्रभावित नहीं, प्रतिकूल। दोनों वर्ड नेगेटिव आ रहे हैं तो 2 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनता है। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने में भी मजा आया होगा, कंटेंट मिला वो भी लगा होगा कि ठीक है पॉइंट से लर्न कर लेंगे। लेकिन जब इस टाइप के पीवाईक्यूज आएंगे तो आपको लगेगा ये पढ़ा कहाँ था, आप कंफ्यूज्ड होंगे। इसलिए बार बार हम कहते हैं ना पीवाईक्यूज कीजिए, दैट्स द रीजन। चलिए आप समझे क्वेश्चन को, फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। चूज 2 फैक्टर्स दैट डोंट एडवर्सली अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। 1. लो सेल्फ एफिशिएंसी बिलीफ। सेकंड, बिलीफ इन गॉड। C. Indifferent attitude towards politics. 4. Teachers low expectation from students. लो एक्सपेक्टेशन यानी टीचर बहुत कम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों से। तो भाई ऐसा क्यों? अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो डेफिनेटली मैंने अगर डेडिकेशन से पढ़ाया तो मुझे रिजल्ट चाहिए कि आपका नेट जेआरएफ क्रैक होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये मेरी कोशिश है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे स्टूडेंट से बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के लिए कौन सा एटीट्यूड हमें रखना है, तो क्या ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है क्या परफॉर्मेंस को? मुझे तो नहीं लगता ये पॉइंट कहीं करता होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, बिलीफ इन गॉड। तो भाई ये सबका अपना अपना मामला है, पर्सनल आस्था का। किसी की भगवान में आस्था है नहीं है, ये एक बहुत पर्सनल मामला है आपका, इससे हमारी पढ़ाई का कोई लेना देना मुझे नहीं लगता होगा। लो सेल्फ एफिशिएंसी बिलीफ, आत्म प्रभावकारिता का विश्वास। तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा? तो इसको ध्यान से सोच के बताएंगे। जिन्हें भी आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। देखिए यहाँ पूछा है ना, 2 नेगेटिव पॉइंट पूछे हैं। अब आपको 1 और 4 सिमिलर लग रहे होंगे, 2 और 3 सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्रतिकूल भी बोला और प्रभावित नहीं भी बोला है। तो यस, आपने सही अंदाजा लगाया, ये है थर्ड वाले में आपका बी होगा, राइट। बी में सेकंड एंड थर्ड ऑप्शंस। ओके, बिलीफ इन गॉड, इंडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। इससे ज्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है, चारों ऑप्शन पे विचार करना है, सोचना है लॉजिकली, लेकिन बहुत देर नहीं रुकना है। चलिए नेक्स्ट आगे आएंगे, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर दैट हेल्प इफेक्टिव टीचिंग। तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं एक लर्नर के वो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो विशेषताएं किसी सीखने वाले व्यक्ति की, शिक्षार्थी की, दैट हेल्प इफेक्टिव टीचिंग, जो अच्छी टीचिंग में हेल्प करते हैं। तो अच्छी टीचिंग क्या होती है? रिस्पेक्ट फॉर टीचर। भाई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कोई कर रहा है टीचर का, बट रिजल्ट तो कुछ नहीं दे रहा ना, पढ़ने में तो अच्छा नहीं है ना, क्लास में रोज नमस्ते कर रहा है, पैर छू रहा है, दैट डजंट मैटर। मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी की बात आई है। फिर है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के, शिक्षार्थी को पहले के क्या अनुभव है, फिर उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि क्या है। इंटरपर्सनल रिलेशन, टीचर और स्टूडेंट का आपस में रिलेशन, तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बहुत होना चाहिए। भाई पर्सनल रिलेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं आ रही है, हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल हैं। सोशल पर्सपेक्टिव, सामाजिक दृष्टिकोण, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे ना,
तो आपको लगेगा ये 1, 5, 6 थोड़े बहुत रिजेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो अब कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आए ना, तो जो पॉइंट मैच करता हुआ नहीं लगे ना, पहले उस पे क्रॉस लगा दो, फिर ऑप्शंस चेक करने जाओ। अब आपके इसमें ओके 4 ऑप्शंस है, ओनली 2 ऑप्शंस ओमिट करनी है आपको, तो 2 निकाल देनी है ऑप्शंस। तो कौन-कौन सी आपको लग रही है, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। मुझे एक तो 1 बिल्कुल नहीं लग रही है, एंड इंटरपर्सनल रिलेशन 1 एंड 5 को निकाल दीजिए, तो 1 एंड 5, 1 ए में आ रहा है, हट जाएगा, 5 बी में आ रहा है। यस, 1 2 3 6, 1 2 3 6 आपका होगा डी, सही लग रहा है। 2 3 4 6, तो देखिए 2 मेंटल एबिलिटी, ठीक है, 3 प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, फिर 4 इंटरेस्ट की बात आई है, और 6 यानी सोशल पर्सपेक्टिव। तो प्रभावी शिक्षण में ये सारी चीजें सहायक होती है। ठीक है, चलिए अब आएंगे आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट डोंट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अब वो पहचानने हैं जो टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बना रहे हैं। तो जो अभी पहले पढ़ के आए थे ना, ये उसका वाइस वर्सा है। अब देखिए सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर। अब आपके टीचर किस सोसाइटी से आए हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इससे आपको क्या मतलब है। अगर वो इफेक्टिवली आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में उनका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। स्किल इन प्लीजिंग स्टूडेंट्स, खुश रखना, भाई हम खुश रखने थोड़ी आए, हम तो आपको गाइड करने आए हैं। तो हमारे लिए सब इक्वल हो, और हमें आपको पढ़ाना है और एग्जाम क्रैक करवाना है, अच्छा शिक्षण देना है, प्लीजिंग करने नहीं आए हम। सब्जेक्ट नॉलेज, यस ये मैटर करता है। अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मेरी इस पर पूरी कमांड होनी चाहिए, अदरवाइज मैं क्लास को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाऊंगी, किसी को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाऊंगी। स्टूडेंट्स रिजल्ट कैसे देंगे अगर वो मेरी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होंगे। पर्सनल कॉन्टेक्ट विद स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑनलाइन क्लास है, इतने सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से है, बस मुझे इतना पता है, ठीक है, मुझे इतना जानना है आपका सब्जेक्ट कौन सा है, क्या है, आपका एमए कंप्लीट हो चुका है या नहीं। उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ नथिंग, कब आपकी बर्थडे आती है, आपको क्या पसंद है, नथिंग, नथिंग मैटर्स फॉर मी। तो मुझे वो सारी कुछ बातें आपसे करनी ही नहीं है। तो कौन कौन से हमारे रिजेक्ट हो गए हैं, 1 एंड 4 बिल्कुल रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है ना, तो वही वाले पॉइंट लेने हैं। तो आपको 1 एंड 4 इसमें ले लेना है, और साथ में आप सेकंड स्किल इन प्लीजिंग स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो क्या मैटर करता है, केवल मेरी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है, सारी तीनों चीजें यूजलेस है। ये चीजें कंट्रीब्यूट नहीं करती है इफेक्टिव टीचिंग में। अगर मुझे अच्छी तरह आप लोगों को पढ़ाना है तो ये 3 चीजें मैटर नहीं कर रही है टीचिंग में। आई थिंक क्लियर है, आगे बढ़ें। बिकॉज इट्स मैराथन, तो हम बिल्कुल फ्रिक्वेंटली पढ़ेंगे। विच फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग आर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरमेंट। निम्न में से कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करने वाली शिक्षण सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है। तो देखिए शिक्षण की एक तो सुविधाएं और अधिगम का वातावरण, अधिगम यानी लर्निंग, तो लर्निंग का एक जो वातावरण एनवायरमेंट बनता है, ये उसकी बात है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, आपको फैक्टर्स चेक करने हैं अब जो टीचिंग को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए प्रेज एंड एनकरेजमेंट बाय टीचर, टीचर बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, आपको एनकरेज कर रहे हैं, बार बार आपको अच्छा सा प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ये फैक्टर है क्या। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल, आपके पास रीडिंग मटेरियल उपलब्ध नहीं है। तीसरा है प्रोएक्टिव मूव्स इन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स आपस में जो बातचीत हो रही है हमारी, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोएक्टिव मूव्स आ रहे हैं वो। स्टोरेज ऑफ क्वालिफाइड शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, शॉर्टेज यानी कमी, अच्छे शिक्षकों की कमी होना। अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस, हमारे लिए स्मार्ट क्लासेस उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो कौन से कारक हैं जो शिक्षण की सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है। तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको। देखिए थर्ड ऑप्शन है, उसके अंदर क्या है, प्रोएक्टिव मूव्स इन इंटरेक्शन। फिर आपका फोर्थ है शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। तो देखिए अगर टीचर्स अच्छे नहीं हैं तो ये आपकी पढ़ाई को डेफिनेटली प्रभावित करेगा। ठीक है, फिर अगर बात की जाए अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस, तो स्मार्ट क्लासेस अगर है
उपलब्ध है, तो वो एक अच्छा फैक्टर ही हुआ ना। तो आपको इसलिए करना होगा, ये वाला क्रॉस करना होगा, प्रेज़ एंड एनकरेजमेंट इसलिए करना होगा कि ये व्यवहार पे डिपेंड है, ये फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो सुविधाओं की बात हो रही है ना, फैसिलिटीज़ की। तो ये सुविधा नहीं है, ये तो एक व्यवहार है टीचर का कि वो कितना मोटिवेट करे, स्टूडेंट को कितना प्रेज़ करे। तो आप इसमें 1 को कट कर देंगे, 1 ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। फिर इसमें है कि बुक्स रीडिंग मटेरियल नहीं है, नॉन अवेलेबल है। तो भाई ये तो एक समस्या हो गई ना, ये एनवायरनमेंट का फैक्टर नहीं है, ये तो एक समस्या हो गई। तो आपको इसमें क्या कर देना है, 1 और 2 कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपके ऑप्शंस 3, 4, 5 3 ऑप्शंस लेनी है, इसलिए आपका आंसर होगा डी। ओके, गॉट इट? यस, लेट्स मूव। बहुत ईजी है, ये तो सबको आ जाएगा आई थिंक। द फ्रेज गिविंग पर्सनल अटेंशन टू ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत ध्यान देना, ये किसका उदाहरण है? तो सबसे पहले संक्षिप्तता, परोक्ष कथन, शब्द आडंबर। ये संधि हुई है, 2 शब्द है, शब्द और आडंबर। आडंबर मतलब दिखावा, बहुत ज्यादा कोई आडंबर करता है ना, अंदर कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ बहुत 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 दिखा रहा है। शब्दों का बड़ा एक ऐसा जाल बुन दिया, आडंबर कर दिया, मतलब एक सीधी लाइन में बात कही जा सकती है, उसको इतना बड़ा चढ़ा के। और पुनरुक्ति मतलब बार बार कहना उस चीज को। अब इनके इंग्लिश वर्ड्स देख लीजिए। सक्सिंक्टनेस, circumlocution, वर्डिनेस मतलब होता है वही बहुत बड़ा चढ़ा के कहना, एक्सट्रीम बातों को घुमा फिरा के बहुत इस तरह से कहना। और टॉटोलॉजी ये है एक ही बात को अनावश्यक रूप से बार 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 बार। पुनरुक्ति यानी पुनः उक्ति, बार बार कहना एक ही वाक्य को। तो व्यक्तिगत ध्यान स्टूडेंट पे हम देंगे, तो हम अगर शॉर्ट में बोलेंगे, संक्षिप्तता क्या है, अगर मैंने बहुत शॉर्ट में एक जहां 2-3 लाइनें बोलनी थी, मैंने एक लाइन में बात कह दी, तो क्या मैं पर्सनली किसी पे ध्यान दे रही हूँ? स्टूडेंट पे नहीं, मैं तो बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ। सर्कमलोक्यूशन क्या हो गया? घुमा फिरा के कहना। अब एक बात है सीधी सी कि भाई मेरे पड़ोसी रामलाल जी की मृत्यु हो गई, बहुत सिंपल सी बात है, मिस्टर रामलाल पास्ड अवे। और मैं कह रही हूँ नाउ मिस्टर रामलाल, अ ग्रेट पर्सनालिटी, अ हेल्पिंग पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द नीबर्स, इज नॉट विद इन अस, ही इज नॉट विद अस, ही हैज पास्ड अवे, ही हैज लेफ्ट द वर्ल्ड। अब भाई एक लाइन में है कि रामलाल जी मेरे पड़ोसी की डेथ हो गई है, खत्म बात। उसको मैंने इतना बड़ा चढ़ा के घुमा फिरा के कहा, ये सर्कमलोक्यूशन है। और वर्डलीनेस है, बड़े बड़े शब्दों का जाल बुन देना, बात कहाँ है कहीं पहुंचा देना। और लास्ट में टॉटोलॉजी मतलब पुनरुक्ति। तो मुझे अगर किसी स्टूडेंट पे पर्सनली ध्यान देना है कि हाँ ये इसकी लर्निंग थोड़ी कम है, ये कम बोलता है, ये थोड़ा सा अंतर्मुखी है, तो मैं इसको बार 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 कहूंगी, तो फिर वो स्टूडेंट धीरे धीरे क्लास में खुलने लगेगा, बैक बेंचर नहीं रहेगा, आगे बैठेगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लें, पीवाईक्यूज है, रिपीट होते हैं बार बार। फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। तो गैर परंपरागत अधिगम की विशेषताएं निम्न है। तो पहले तो ये बताइए नॉन कन्वेंशनल लर्निंग क्या है, पढ़ चुके हैं आप क्लास में, प्रॉपर पीपीटी से पढ़ाया था, दोनों के डिफरेंस पढ़ाए थे, सारे एग्जाम्पल दिए थे आपको। याद है किसी को? बताना चाहेंगे मैसेज में टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। डिस्टेंट लर्निंग होती है ना, ऑनलाइन लर्निंग अभी आप लोग कर रहे हो, ये सब नॉन कन्वेंशनल में आएगी। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल की विशेषता टीचर ओरिएंटेड नहीं, भाई हमारे में कहाँ ओरिएंटेड है, हम आपकी फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हैं ना, आपके लिए पीपीटीज बनाते हैं, आपको पीडीएफ देते हैं, आपके टेस्ट लेते हैं, संडे को भी हम पीवाईक्यू सेशन लेते हैं, मैराथन लेते हैं। तो नहीं, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, फर्स्ट वाला नहीं होगा। ठीक है, 1 तो नहीं होगा। अब ऑप्शन पे आ जाओ, ए और बी कट चुके हैं, ए और बी बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि उसमें 1 आ रहा है, 1 आप ऑलरेडी हटा चुके हैं। इतना फास्ट जब पीवाईक्यू करना सीख जाओगे तो समझ लेना टाइम मैनेजमेंट आ गया आपको। सेकंड आ जाइए, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता सुधार के लिए। यस, ये मुझे ठीक लग रहा है, एक बार इसको ऑप्शन में रखते हैं। थर्ड पे आइए, कॉस्ट इफेक्टिव। तो हाँ, इकोनॉमिक होती है क्लासेस। देखिए आप कहीं पे ऑफलाइन जाएंगे, वहां पे आप अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन फीस भी देंगे, आने जाने में आपका टाइम भी जाएगा, मनी भी जाएगी।
ट्रांसपोर्ट का भी जाएगा, आपकी ड्रेसिंग भी वैसी होनी चाहिए, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही ऑनलाइन क्लासेस, सस्ती तो पड़ती है। लिंक्ड टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार परक होती है। डेफिनेटली आप मूक्स के थ्रू या पर्सनल कोई कोचिंग लेके भी पढ़ते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली लिंक्ड है ही उसमें, तो ये मुझे ठीक लग रहा है। कैंपस बेस्ड नहीं होगा। कैंपस कहाँ है? ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप, अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, मैं अपने सेंटर में बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो ये तो कैंपस बेस्ड नहीं है। मैं अपने घर से भी पढ़ाती हूँ, अपने स्टडी रूम से, कहीं से भी। तो आप इसमें फिर ऑप्शन चूज कीजिए, बताइए। फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, 1 2 तो है नहीं, और सी और डी में से हमें चूज करना है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या होंगे देखिए। टीचर ओरिएंटेड 1 हट गया है, इसमें होगा सेकंड, थर्ड कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल सही है। फोर्थ होगा, यस सी होगा। कैंपस बेस्ड हटा दीजिए, फिफ्थ वन नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? लर्निंग का प्रोडक्ट कौन सा है? अधिगम। अधिगम समझते ही हो, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में क्या डिफरेंस है? प्रॉपरली एक पीपीटी में पढ़ाया था आपको, अगर याद नहीं है वापस से स्टडी कर लेना। इंटेलिजेंस, मेच्योरिटी, स्किल्स, मेमोरी। देखिए इंटेलिजेंस क्या है? जन्मजात होती है, कोई बच्चा जन्म से इंटेलिजेंट होता है ना, कहते हैं ना ये बहुत शार्प माइंड है, जीनियस है, इंटेलिजेंट है। फिर हम मेच्योरिटी की बात करें तो भाई मेच्योरिटी भी किसी में किसी सिचुएशन के थ्रू आती है, तो ये वो बात है कि ये लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है, मेच्योरिटी उसकी अपनी होती है ना। फिर स्किल्स की बात करें, यस ये मुझे लग रहा है प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का प्रोडक्ट क्या है? स्किल्स है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी को आप लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें यही लेंगे, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव। हाँ, ये इस टाइप के बहुत आते हैं, ध्यान से कर लेना इनको। और जिन्होंने भी, जो योगा के स्टूडेंट है, इंटीग्रल एजुकेशन श्री अरविंदो का पढ़ा होगा, पूर्ण योग का सिद्धांत, तो यहाँ देखते ही याद आ गया होगा। योगा वाले तो कम से कम इसको प्रॉपरली कर पाएंगे। ऑप्शन जो ए है यहाँ, इंटीग्रल एजुकेशन, वो श्री अरविंदो से मैच हो रही है, तो ए सेकंड से मैच हो रहा है, A2 और A2। देखिए बी और सी तो कट चुकी है, ऑप्शन लेनी नहीं है, ए और डी में से चूज करनी है अभी, ठीक है। अभी देखते हैं फिर ए और डी में से क्या होगी, आगे बढ़ेंगे। इंडियन फिलॉसफी के आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान, तो इंडियन फिलॉसफी की बात जॉन ड्यूई तो कर नहीं सकता, तो बी में 1 तो होगा नहीं, ठीक है। तो बी में क्या हो सकता है? अरविंदो होगा नहीं, 2 ये हो चुका है महर्षि अरविंद का। तो अब बचा हमारे पास एस राधा कृष्णन और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन दोनों में अगर कंफ्यूजन आ रहा है, फिर थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए। प्रकृति में और प्रकृति से सीखना, तो भाई आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन स्थापित किया वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आज भी चल रहा है वो, और यूनेस्को ने अभी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। ये यूनिट 10 में पढ़ेंगे आप। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का सी मैच कर रहा है। नेचर के बहुत करीब थे ये, प्रकृति प्रेमी थे, कविताएं लिखते थे। इनकी गीतांजलि जो कलेक्शन है, देखो किसी के बारे में जानो तो इतना डीप जान लो कि कम से कम 3-4 लाइन आप बोल सको, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कुछ भी निकल के आ सकता है। फर्स्ट पेपर है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये फोर्थ वन तो जॉन ड्यूई का आपने वेरी फर्स्ट डे पढ़ा होगा, क्लास जब स्टार्ट हुई थी यही पढ़ाया था। इसमें वही है, ट्राई करो, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, बार बार ये मैंने कंसेप्ट बताई थी ना। तो अब इसमें आप मैच करना स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल ए में 2, देन बी में 3, बी में 3 यहाँ आ गया, डी ऑप्शन होगी। फिर सी में आ जाएंगे एस राधा कृष्णन, सी में 4 सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड 4th ड्यूई, डी में 1। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। ब्लूम की टेक्सोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ाई है आपको, अच्छे से रिवाइज करवाई है मैंने, बताएंगे सभी, चैट बॉक्स में डालिए। अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, विच कैटेगरी इज कंसिडर्ड हाईएस्ट फॉर द लर्नर? देखिए सबसे लास्ट में है ना, जब हम किसी चीज को सब कुछ कर लेते हैं, एनालाइज, सिंथेसिस, अप्लाई, अंडरस्टैंड, सब कुछ कर लेते हैं, फिर हम क्रिएट करते हैं ना कुछ, तो ये हाईएस्ट कैटेगरी है क्रिएट।
तो इसको नहीं भूलना है, प्रॉपरली याद रखना। ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपको बहुत अच्छे से सीएपी कैप वाली थ्योरी करके और सारे वो प्रॉपर लर्न करवाए थे। इसके 1956 में आई थी, इसके 2 शिष्य थे, उन्होंने फिर उसको और यूनिफॉर्म किया, थोड़ा सा कुछ और ऐड किया, तो प्रॉपरली उसको तैयार कर लेंगे अगर अब तक नहीं किया तो। यस, नेक्स्ट आएंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम रिवीजन। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है पाठ्यक्रम में अगर संशोधन करना है, कोई चेंज लाना है तो क्या है? संस्थान के विजन और मिशन के अनुरूप बनाना। तो भाई कोई भी अगर संस्थान है उसका कोई विजन है, कोई मिशन है, उसका लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग बनाना, अनुरूप बनाना। अधिगम परिणाम आधारित बनाना। अधिगम मतलब लर्निंग का जो आउटकम आ रहा है, मेक आउटकम बेस्ड। ठीक है, तो रिजल्ट आना चाहिए। करिकुलम का क्या उद्देश्य होगा, तो ये मान के चलिए कि हाँ रिजल्ट तो चाहिए ही। इम्प्रूव प्रोग्राम आउटकम, डेवलप कॉम्पिटिटिव एग्जाम एबिलिटीज, मीट स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस। तो भाई आप अगर स्टेक होल्डर हैं, टीचर, स्टूडेंट, एम्प्लॉयर कुछ भी हैं, तो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो, ई सही होगा। डी को छोड़ दो, अभी ये ठीक नहीं लग रहा। इम्प्रूव प्रोग्राम आउटकम्स, तो यस आउटकम्स चाहिए। कुछ भी हम करते हैं रिजल्ट चाहिए। आपने क्लास ज्वाइन की, आपको नेट जेआरएफ क्रैक करना है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट्स क्रैक करें, आपकी मेहनत का फल मिले आपको। और विजन एंड मिशन भी बिल्कुल सही है, हम अलाइन करेंगे। मेक आउटकम बेस्ड, तो हमें लेने कितने ऑप्शन है पहले ही देखिए, 4 लेने हैं, क्योंकि कभी है ना इतने करीब करीब वाले ऑप्शन आ जाते हैं ना, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। हम पढ़ाते हैं, स्टिल वी गेट कंफ्यूज्ड, सो यू कैन, देयर इजंट एनी कंफ्यूजन, जस्ट डोंट कंफ्यूज्ड। आप जो नियरेस्ट वन है, जो सबसे ज्यादा करीबी ऑप्शन है, उन्हें पहले चूज करते जाएंगे। तो आप देखेंगे लाइक हमने ई को तो बिल्कुल चूज किया था, एंड सी को किया है, बी को किया है। ठीक है, तो ए तो बिल्कुल होगा ही होगा। ठीक है, अलाइन विद विजन एंड मिशन। अब वापस एक बार ध्यान से इसको सारी ऑप्शंस को देखेंगे प्रॉपरली। यस, ए होगी, बी, सी एंड ई। यस, डी नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एबिलिटीज आए, ये करिकुलम का रिवीजन का उद्देश्य नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ठीक है, तो इसमें आपकी ऑप्शन रहेगी बी। आगे बढ़ेंगे। किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों की सहभागिता अधिकतम और सक्रिय होती है? इन विच टीचिंग मेथड इज लर्नर्स पार्टिसिपेशन मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो आपने अलग अलग जो विधियां पढ़ी है ना, डिस्कशन मेथड, बस सेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, अच्छे से पढ़ा है इसको? तो देखिए आप लोग स्टूडेंट हो, तो आप लोगों की सहभागिता मीन्स आपको मैंने कहा जीडी करो, ग्रुप डिस्कशन करो, यहाँ जो पढ़ रहे हो उससे भी हटके कुछ और चर्चाएं आपको करनी चाहिए। फिर आपको उसमें एक्टिव और होना है। तो कौन सी ऐसा मेथड है जो इसको ऐसा करेगा? तो देखिए डिस्कशन, यस आई अग्री। बस में सेशन मेथड, और ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, पता ही है आपको। ब्रेनस्टॉर्मिंग के एग्जाम्पल मैंने देके प्रॉपरली समझाया था। बट मुझे लगता है प्रोजेक्ट मेथड इज द परफेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं ना, तो चीजें आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। यस, ये मैंने क्लियर भी किया हुआ है। ये देखिए लेक्चर लोएस्ट होता है, यानी मैं बोले जा रही हूँ, आप सुने जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं आपका इंटरेस्ट होगा। डिस्कशन आप करेंगे तो हाँ ठीक है, आप कहीं ना कहीं इंगेज हुए, आपका ब्रेन एकदम से अलर्ट मोड में आ गया कि नहीं डिस्कशन है, मुझे भी कुछ बोलना है, पार्ट टेक करना है, सही बोलना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग तो एकदम हाई, बहुत सारे आइडियाज एक साथ स्टॉर्म हो रहे हैं आपके ब्रेन में। बस सेशन भी हाई लेवल पे है और प्रोजेक्ट हाईएस्ट पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट? प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर है इंटरेस्ट, इन्वेंट्री, एप्टीट्यूड टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट। तो ये आप पढ़ चुके हैं, एप्टीट्यूड एटीट्यूड का डिफरेंस आपको प्रॉपरली समझाया था। ठीक है, इसमें होगा ये थर्ड वन, सी ऑप्शन होगी एप्टीट्यूड। अगर अभी याद नहीं आ रहा है, अपने नोट्स खोल लीजिए, नोट्स देख के भी आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा, नो इशू। पीवाईक्यू सेशन है बट आप नोट्स देख सकते हैं, एटलीस्ट आपका रिवीजन ही होगा इस बहाने। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स इन अ क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर?
तो इंडिविजुअल डिफरेंस अगर लर्नर्स का पता लगाना है किसी क्लास में, तो कौन सा मेथड टीचर यूज करेगा? देखो, इंडिविजुअली क्या क्या अंतर होते हैं। अब इसमें आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ा था, फिर समेटिव पढ़ा था। समेटिव क्या है? सब जब हम सबमिट कर देते हैं ना असेसमेंट को, वो है। डायग्नोस्टिक क्या है कि आप जब पहली बार क्लास में आए तो मुझे पता तो होना चाहिए कि बेसिकली आपकी क्या नॉलेज है, आप पहले कितना पढ़ के आए हैं, आपका एमए कंप्लीट हो गया या अभी आपका फर्स्ट सेम ही है। तो मुझे उस अकॉर्डिंग आपको डायग्नोस करके आपको गाइड करना है। और पीयर असेसमेंट यानी सहपाठी मूल्यांकन, कि मीन्स आपके साथियों के साथ अगर सबका मैं परफॉर्मेंस चेक करूं इंडिविजुअली तो वो हो जाएगा। और फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव याद आ रहा है क्या पढ़ा था? फॉर्मेटिव में क्या होता है? इसमें लर्निंग को सुधारा जाता है, ठीक है। तो इसमें लर्निंग को सुधारा गया है। यहाँ पे आपका आंसर होगा डायग्नोस्टिक। मैंने इसमें याद है आपको एक क्लास में एग्जांपल दिया था वेजी वाला, कि आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हो तो वो आपका नाड़ी परीक्षण करके बता देते हैं ना। एलोपैथिक में जैसे टेस्ट होते हैं, एमआरआई होती है, एक्सरेज एंड सोनोग्राफी होना, वैसे ही टीचर्स भी तो करते हैं ना डायग्नोस, किस स्टूडेंट का क्या लेवल है, इसको अभी कितना और किस लेवल पे लाना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में चेक कर लेना, तो इससे हमें पता लग जाता है ना इंडिविजुअली किसमें क्या क्या अंतर है स्टूडेंट्स के बीच में। तो आपका इसमें होगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आएंगे। When test data tell us about a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called। जब परीक्षण के आंकड़े किसी निर्धारित क्षेत्र में विद्यार्थी की दक्षता, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में एक स्टूडेंट और एकदम प्रोफिशिएंट लेवल पे है वो, तो अब उस मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो देखिए, फॉर्मेटिव अभी अभी आप पढ़ के आए हैं। फॉर्मेटिव का मतलब है लर्निंग को सुधारना, और समेटिव का मतलब है जब आप लास्ट में एग्जाम देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो मैंने कहा था सबमिट से समेटिव याद रख लेना। मानक संदर्भित होता है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग, तो इसमें नॉर्म्स की बात आई है। और फोर्थ में क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग की बात आई है, तो इसको भी ध्यान से समझेंगे। देखिए, इसमें खुद की क्राइटेरिया में क्या होता है? रेफरेंस टेस्टिंग होती है, खुद की खुद से तुलना, कि मतलब क्या कर सकता है स्टूडेंट, हम जहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कोई भी टीचर, ठीक है। तो आपका ये ही सही होगा, डी ऑप्शन इज द राइट वन। तो स्टूडेंट की दक्षता के बारे में अगर पता लगाना है तो हमने ये मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई, कौन सी? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग। अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है, अपने नोट्स वापस देखिए, अभी खोल के देखिए, कोई इश्यू नहीं है, देख के बताइए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए। चलिए नेक्स्ट है, बहुत इजी है ये तो। पैडलेट कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पैडलेट का उपयोग किस लिए? मैंने कहा था ना, गूगल पे वर्ड्स डाल डाल के देखो, जब चीजें निकल के आएगी ना, जब खुद से देखोगे तो बहुत परमानेंटली वो याद रहेगी, उसका यूज समझ में आएगा। तो ये तो आपको बताया था ना, वर्चुअल वॉल होती है ये, टू क्रिएट वर्चुअल वॉल, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। टू अपलोड फाइल्स फॉर कोलैबोरेटिव वर्क, अब इसमें 3 4 6 फ्रेंड्स मिलके कॉलैब कर रहे हैं और वो फाइल्स अपलोड कर रहे हैं अपनी अपनी, तो बिल्कुल ये भी होता है उसमें। टू पोस्ट पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, तो भाई ये वॉल है तो उसके ऊपर आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 18 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? एलएमएस पढ़ा था लास्ट डे, यही पढ़ा था हमने एलएमएस, तो कौन सी बात इसमें सही है? तो ये तो बिल्कुल पहली वाली तो देखते ही समझ गए होंगे, LMS is a software. Exactly, it is a software. LMS can be used for virtual teacher student groups. Obviously it is. LMS is hardware, तो ये पॉसिबल है कोई सॉफ्टवेयर और वो हार्डवेयर भी है? सी को क्रॉस कर देना, सी नहीं होगा। डी, LMS कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन क्विजेज, LMS का यूज ऑनलाइन क्विज में किया जाता है, यस किया जा सकता है। LMS कैन बी यूज टू क्रिएट इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, नहीं, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वेबसाइट बनाने का तो बिल्कुल अलग फील्ड आ गया, तो वहां तो इसका कोई यूज है ही नहीं। तो आपको इसमें से 3 ऑप्शंस चूज करने हैं, एक्चुअली स्क्रीन पे आ नहीं रहा था तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी है, आप वैसे ही बता दीजिए मुझे
3 ऑप्शंस कौन सी सही है? तो डेफिनेटली ए बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है और हमारा डी सही है। ठीक है, ए बी डी सही है, याद रखेंगे। अगर किसी ने अभी तक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आप रिकॉर्डिंग देख के वापस से उसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूडल? मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया और देखिए ब्रैकेट में मैंने आंसर भी दे दिया। तो क्लियर है ये तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं किसी को। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, कौन सा मैच कर रहा है सबसे ज्यादा? बी। आएंगे ऐसे ही, मैंने बताया ना मूक्स में भी केवल वो मैसिव ओपन ऑनलाइन या मैसिव ऑनलाइन ओपन, इतना कंफ्यूज करती है चीजें। आप बार बार पढ़ते हो लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप घबरा जाते हो, मिक्स हो रहा है, सब मिक्स हो रहा है, इसलिए पीवाईक्यूज करवाते हैं बार बार। चलिए, दीक्षारंभ तो सबको पता है, बताया था आपको। दीक्षा का आरंभ, दीक्षा कब दी जाती है? तो छात्र दीक्षांत कार्यक्रम, तो भाई दीक्षांत तो एंड हो गया ना, आरंभ और अंत में अंतर तो समझो। हिंदी तो सबको आती है, दीक्षारंभ, दीक्षांत, दीक्षा का अंत, तो ये तो लास्ट हुआ, जैसे फेयरवेल हुआ। और ये मैंने फ्रेशर पार्टी का एग्जाम्पल दिया था ना, बस वही है। तो ये प्रवेश परिचय कार्यक्रम हुआ। टीचर ट्रेनिंग होती है क्या इसमें? नहीं भाई, स्टूडेंट्स को दीक्षा दी है, मतलब स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशन से एक्वेंटेड करने के लिए, वहां के तौर तरीके सब कुछ बताने के लिए एक प्रवेश परिचय कार्यक्रम होता है। ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही होता है। तो इसमें बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत इजी है, इसको समझ लेना, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इस कंसेप्ट को समझने में, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए, द लास्ट वन, फ्लिप्ड क्लासरूम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? तो ये मैंने बताया था, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में डालो, जल्दी से कमेंट करो। देखिए, स्टूडेंट्स स्टडी द कंटेंट एट होम एंड डू एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। घर पे तो अपनी पूरी पढ़ाई करके आते हैं और क्लास में टीचर से डिस्कशन करते हैं सारा। बी है टीचर टीचेस एवरीथिंग इन द क्लासरूम ओनली। शिक्षक केवल कक्षा में पूरा पाठ पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट डू होमवर्क इन द क्लासरूम एंड नथिंग एट होम। शिक्षक छात्रों को कोई अध्ययन सामग्री नहीं देते। यस बताइए, फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन होगा ना, ए होगा। क्लियर? चलिए, ये होगा हमारा पीवाईक्यू सेशन। एंड आज मैंने इतने ही 21 क्वेश्चन ही लिए हैं। तो आपको अगर इस टाइप के और सेशंस लेने हैं तो आप सृजन योग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अभी हम करेंगे प्रार्थना शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Now rub your palms, touch your eyes. Now gently open your eyes. Hari Om.